हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन कंटिन्यू करेंगे। रेस्पिरेशन के इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पहले के वीडियो में हम लोगों ने जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराया था तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के थ्रू रिड्यूसिंग एनर्जी NADH और FADH2 में मिला था। ठीक है, इन NADH और FADH2 से एटीपी का जनरेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि NADH और FADH2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है और वो ट्रांसफर होते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ट्रांसफर होते हुए वो जाता है ऑक्सीजन के पास और H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसी इलेक्ट्रॉन फ्लो के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी कन्वर्ट होता है एटीपी में। ठीक है, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे चलता है। तो इसी को हम लोग देखेंगे कैसे ये चलता है, कौन कौन से एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। तो पहले है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कहां पे लोकेट है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ETS लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू एटीपी का सिंथेसिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यानी NADH और FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और ऑक्सीजन के पास जाता है और फिर उसके बाद में H2O मॉलिक्यूल बनता है और एटीपी का जनरेशन होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, ड्यूरिंग ग्लूकोज ऑक्सीडेशन एनर्जी स्टोर्ड इन NADH और FADH2। एनर्जी जो होता है वो NADH और FADH2 के फॉर्म में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ये स्टोर होता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होता है NADH के लिए -52.6 किलो कैलोरी पर मोल होता है और FADH2 के लिए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होता है वो 43.14 किलो कैलोरी पर मोल होता है। और यही जो एनर्जी होता है इसी को हमको कन्वर्ट करना होता है एटीपी में। द एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2 क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है NADH और FADH2 के ऑक्सीडेशन से, जिससे कि एटीपी सिंथेसिस होता है और प्रोसेस फिर वही होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH एंड FADH2 टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अक्रॉस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, किससे होता है? NADH2 और FADH2 से। और किसके पास जाता है वो? तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? O2 होता है, जिससे कि वाटर बनता है और एटीपी का जनरेशन या एटीपी की सिंथेसिस होती है। ठीक है, अब ये जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है लोअर एनर्जी कंपाउंड से हायर एनर्जी हायर रिड्यूसिंग पोटेंशियल कंपाउंड तक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कैरियर विथ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है उधर से हायर रिडक्शन पोटेंशियल के कंपाउंड की तरफ में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट। अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो होता कहां पे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं? तो इसमें 4 मेजर कॉम्प्लेक्स एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके अलावा कुछ मोबाइल कैरियर होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1 है NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 2 है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज और उसके बाद में कॉम्प्लेक्स 3 है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, ये तो 4 एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसके अलावा यूबिक्विनोन या कोएंजाइम Q होता है मोबाइल कैरियर और साइटोक्रोम C होता है, ये कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये इनमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो इसी सीक्वेंस से होता है। कॉम्प्लेक्स 1 से 2 में होगा, फिर यूबिक्विनोन करेगा, फिर 3 उसके बाद साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम 4, ऐसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इसके बाद में एक और एंजाइम कॉम्प्लेक्स इसके अलावा आएगा एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, वो आपका कॉम्प्लेक्स 5 हो जाएगा एटीपी सिंथेस। ठीक है, एटीपी सिंथेस। ये जो एटीपी सिंथेसिस होगा, फाइनली जो एटीपी का सिंथेसिस होता है वो इसी के पास होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपके इन्हीं सभी कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो आपका हो जाएगा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ये हो गया मैट्रिक्स साइड, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स साइड, इनर साइड, है ना। जैसे ये वाला यहाँ पे स्ट्रक्चर ये बना हुआ है तो ये वाला इनर साइड हो जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन हो गया और इनर मेम्ब्रेन हो गया। इसके बीच में जो स्पेस हुआ इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हुआ। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है ये,
कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, और ये आपका हो जाएगा एटीपी सिंथेस। ठीक है, होता क्या है कि NADH जो होता है यह हाइड्राइड एंड रिलीज करता है, जिससे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन जो होता है वो मैट्रिक्स साइड से कॉम्प्लेक्स 1 से होकर के किधर जाता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, यानी इस वाले पोजीशन में हाइड्रोजन क्रॉस करता है। तो जब NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो उसके साथ में प्रोटॉन भी रिलीज होता है, और वो प्रोटॉन जो होता है इन कॉम्प्लेक्स से होकर के कहाँ आता है, इस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। और जब इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में हाइड्रोजन एंड ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन पर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, क्योंकि इधर में हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाता है और इधर में हाइड्रोजन आयन कम होते हैं, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और एसिडिटी यहाँ पे बढ़ने लगता है ना, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होता है। तो इनके अगेंस्ट में क्या होता है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके क्रॉस में एक ग्रेडियंट डेवलप होता है, और उस ग्रेडियंट के कारण में जो हाइड्रोजन आयन होता है वो यहाँ से फिर एटीपी सिंथेस से क्या होता है, मैट्रिक्स साइड में आता है। तो जब ये हाइड्रोजन एटीपी सिंथेस से होकर के मैट्रिक्स साइड में आता है तब एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ये क्या ऐसे होता है, फिर हम लोग और आगे इसको देखेंगे। पहले ये जो एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स है इनको हम लोग देख लेते हैं। ये पहला वाला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इसके अलावा यहाँ पे कोएंजाइम क्यू है, यूबिक्विनोन, और यहाँ पे साइटोक्रोम सी है। ये मोबाइल मोबाइल कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, मोबाइल कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो देखते हैं पहला वाला हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो NADH डिहाइड्रोजिनेज है। यह इलेक्ट्रॉन को NADH से एक्सेप्ट करता है। ये स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए NADH यहाँ पे टूट रहा है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है यहाँ पे NADH टूट रहा है ना, और यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है वो जाएगा आपका इंटर मेम्ब्रेनस साइड में, यहाँ से देखिए जा रहा है। ठीक है, दूसरा कॉम्प्लेक्स है, तो दूसरे कॉम्प्लेक्स के पास में FADH2 जो होता है वो ब्रेक करता है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ना। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास में NADH और कॉम्प्लेक्स 2 के पास में FADH, और फिर ये दोनों, ठीक है, यहाँ पे FADH2 और यहाँ पे NADH, ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो को एंजाइम Q को ट्रांसफर करेंगे, और ये को एंजाइम Q जो होता है वो फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तीसरे के पास। ठीक है, और तीसरा साइटोक्रोम C से होते हुए कहां पे पास करेगा, कॉम्प्लेक्स 4 के साथ, और कॉम्प्लेक्स 4 जो होगा वो इलेक्ट्रॉन किसको पास करेगा, ऑक्सीजन को पास करेगा। ठीक है, और वहां पे फिर क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर हम लोग देखें तो कैसे हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हो रहा है पहले कॉम्प्लेक्स से NADH से और दूसरे कॉम्प्लेक्स से FADH2 से। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं किसके पास में, कोएंजाइम Q के पास, और ये जो कोएंजाइम Q है इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है तीसरे कॉम्प्लेक्स के पास। तीसरा कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C से होते हुए कॉम्प्लेक्स 4 के पास करता है, और कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पास करता है ऑक्सीजन के पास, ट्रांसफर करता है किसके पास, ऑक्सीजन के पास, और H2O का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन पंप होता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, वही हाइड्रोजन जो होता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप करता है, जनरेट करता है, और फिर उसके बाद में वो प्रोटॉन जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो एटीपी सिंथेस से होते हुए फिर आते हैं मैट्रिक्स साइड में बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट को। और जब ये ऐसा होता है तो वहां पे जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपी में, और एटीपी की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो हमारा कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजिनेज, जिसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलता है, NADH से मिलता है, जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा। फिर उसके बाद में ये ट्रांसफर करता है कोएंजाइम Q को, फिर वो कोएंजाइम Q को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है वो NADH डिहाइड्रोजिनेज है, जहां पे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो NADH के ब्रेकडाउन से मिलता है और फिर वो ट्रांसफर हो जाता है कोएंजाइम Q को, या जिसको हम लोग यूबिक्विनोन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज पंप्स 4 प्रोटॉन, और यहाँ पे 4 प्रोटॉन पंप होता है किधर, इनटू द इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस फॉर एवरी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम NADH टू यूबिक्विनोन। यानी इस स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें फिर से, तो यहाँ पे जो NADH टूट रहा है, यहाँ पे जो NADH टूट रहा है, तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसके एवज में 4 हाइड्रोजन कहां जाएगा, हाइड्रोजन या 4 प्रोटॉन कहां पे जाएगा, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद में NADH से जो निकला इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से होकर के जाएगा यूबिक्विनोन के पास, जिसको कोएंजाइम Q बोलेंगे।
तो कोएंजाइम क्यू जो है, जिसको यूबिक्विनोन भी बोलते हैं, इज अ लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दैट सर्व एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, ये क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। आगे है इसके बाद, कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, और ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आगे हम लोग देखेंगे इसका क्यू साइकिल जब चलेगा तब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूबिक्विनोन ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, सेमी क्यूनोन जो होगा वो पार्शियली रिड्यूस है, और पूरी रिड्यूस जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल। यानी यूबिक्विनोन जो है अगर पार्शियली रिड्यूस्ड है तो उस कंडीशन में उसको हम लोग सेबिक्विनोन बोलेंगे, और अगर फुली रिड्यूस्ड है तो उसको हम लोग यूबिक्विनोल बोलेंगे। ठीक है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 3, यानी कॉम्प्लेक्स 1 से और 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन को यूबिक्विनोन जो होता है या कोएंजाइम क्यू होता है वो कॉम्प्लेक्स 3 को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, आगे है कॉम्प्लेक्स सेकेंड। ठीक है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज, दोनों इसका नाम है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स 2 होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहां से निकलता है, FADH2 से। तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FADH2, अभी हम लोगों ने पीछे वाले स्ट्रक्चर में देखा था, है ना। FADH2 से इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, तो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स करेगा, है ना। फिर से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखिए, ये दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स है, और ये दूसरा वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, और ये प्रोटॉन पंप नहीं करता, ये केवल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा किसके पास, कोएंजाइम क्यू के पास। ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है कोएंजाइम क्यू के पास। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FADH2 वाया TCA साइकिल। आगे है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FADH2 टू यूबिक्विनोन, फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कोएंजाइम क्यू को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। आगे है प्रोस्थेटिक ग्रुप FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सक्सिनेट, सक्सिनेट से ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसका कौन सा ग्रुप, FAD, है ना। और आयरन सल्फर जो क्लस्टर होता है उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है यूबिक्विनोन को। ठीक है, वो किसको ट्रांसफर करता है, यूबी यानी कोएंजाइम क्यू को। यानी कि एक्सेप्ट करने का काम वो FAD करता है, और उसको कोएंजाइम क्यू को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, आयरन सल्फर क्लस्टर करता है। ठीक है, डज नॉट पंप प्रोटॉन अक्रॉस द इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होता है उसके अक्रॉस प्रोटॉन पंप नहीं करता है। यहां से कोई भी प्रोटॉन जो होता है वो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में नहीं जाता है कॉम्प्लेक्स 2 से। आगे है कॉम्प्लेक्स थर्ड, तीसरा कॉम्प्लेक्स जो है जिसको हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स और कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम C रिडक्टेज। ठीक है, तो ये वाला जो होता है कॉम्प्लेक्स थर्ड, यहाँ पे क्यू साइकिल चलती है। आगे देख लेते हैं, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूबिक्विनोल टू साइटोक्रोम C, अ स्मॉल मोबाइल प्रोटीन। ठीक है, साइटोक्रोम C को, ये भी मोबाइल प्रोटीन है ना। तो ये क्या करता है, यूबिक्विनोल से क्या करता है, साइटोक्रोम C को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। यहाँ पे भी 4 प्रोटॉन पंप होता है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, और कितने के लिए, पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए 4 प्रोटॉन जो होता है या 4 हाइड्रोजन आयन जो होता है वो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में जाता है। द क्यू साइकिल इज अ मैकेनिज्म इन कॉम्प्लेक्स थर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दैट एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूबिक्विनोल आर ट्रांसफर टू साइटोक्रोम C। कैसे यूबिक्विनोल से साइटोक्रोम C तक इलेक्ट्रॉन जाता है उसको बताने के लिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 जो होता है वहां पे एक साइकिल चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यू साइकिल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्यू साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो देख लेते हैं पहले हम लोग पिछले वाले स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स थर्ड जो था, यहाँ पे देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है, यहाँ पे भी तीसरे वाले कॉम्प्लेक्स के पास में भी देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन इधर से पंप हो रहा है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में यहाँ से भी 4 हाइड्रोजन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, तो ये तीसरे कॉम्प्लेक्स है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ से हो गया, 4 हाइड्रोजन यहाँ से हो गया। फिर हम लोग आगे देखते हैं क्यू साइकिल कैसे चलता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है यहाँ पे क्यू साइकिल चलता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पहले पाथवे से और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो दूसरे पाथवे से ट्रांसफर होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टू द FCS कल्चर आयरन सल्फर क्लस्टर से साइटोक्रोम C1 को जाएगा और फिर साइटोक्रोम C को चला जाएगा, है ना, पहला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, साइटोक्रोम C मोबाइल कैरियर डिलीवर्स इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 4। यहां पे क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन का अलग अलग 2 पैथवे से क्या होगा, उसका ट्रांसफर होगा। तो क्यू साइकिल में जो पहला पाथवे होगा, और इस क्यू साइकिल की 2 साइकिल चलेगी, है ना, इसका 2 साइकिल चलेगा। पहले साइकिल में दोनों साइकिल जो चलेगी, दोनों साइकिल में जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का पाथवे होगा वो सेम होगा, है ना। यानी कि क्यू साइकिल में
दो चलेगा, हम लोग उसको फर्स्ट हाफ और सेकंड साइकिल बोल सकते हैं। फर्स्ट हाफ साइकिल और सेकंड हाफ साइकिल हम लोग उसको कह सकते हैं। तो पहले वाले में जो साइकिल पाथवे होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का, वही सेकंड वाले में भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का पाथवे होगा, है ना। लेकिन प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो पहले साइकिल में जो इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल का, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का जो पाथवे होगा, वो इलेक्ट्रॉन होगा वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू आयरन सल्फर क्लस्टर, ठीक है। उसके बाद वो साइटोक्रोम C1 को जाएगा और साइटोक्रोम C को चला जाएगा, ठीक है। साइटोक्रोम C जो है उस इलेक्ट्रॉन को कहां पे लेके जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 के पास लेके जाएगा, है ना। और आगे है दूसरा जो उसका इलेक्ट्रॉन होगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो साइटोक्रोम B को जाएगा और उसके बाद वो यूबी क्यूनोन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, है ना। रिड्यूस करेगा क्यू आई साइड मतलब इनर साइड में, इन मेम्ब्रेन के इनर साइड में, और क्या बनेगा, सेमी क्यूनोन। तब ये रिड्यूस जो करेगा ये पार्शियली रिड्यूस करेगा। तो जो पहली साइकिल चलेगी, फर्स्ट हाफ वाली जो साइकिल चलेगी, फर्स्ट हाफ ऑफ क्यू साइकिल, उसमें क्या होगा, जो क्यूनोन होगा, ठीक है, जो क्यूनोन होगा या कोएंजाइम क्यू जो होगा वो सेमी क्यूनोन में कन्वर्ट होगा, यानी पार्शियली रिड्यूस होगा। और जब दूसरी हाफ वाली साइकिल चलेगी, सेम उसमें भी पाथवे ऐसा ही होगा। तो उस कंडीशन में फुली रिड्यूस्ड हो जाएगा और सेमी क्यूनोन से वो बन जाएगा क्यूनॉल, ठीक है। तो पहली जो साइकिल है फर्स्ट हाफ, यहाँ पे देखिए दो इलेक्ट्रॉन, एक आपका हो गया इधर में एफईएस क्लस्टर से C1 और C1 से C को चला जाएगा, वो साइटोक्रोम C को चला जाएगा, साइटोक्रोम C को चला गया। और दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका साइटोक्रोम B से होते हुए फिर वो आके क्या बनाया यहाँ पे, तो सेमी क्यूनोन। ये फर्स्ट हाफ हो गया। इसके बाद में जो सेकंड साइकिल चलेगी या सेकंड जो साइकिल चलेगी उसमें भी वैसे ही होगा। जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ट्रांसफर होगा एफईएस को, एफईएस से फिर C1 को जाएगा, C1 से वो साइटोक्रोम C को चला जाएगा, है ना। साइटोक्रोम C को चला गया। अब इसके बाद में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका ट्रेवल करेगा साइटोक्रोम B से, और ट्रेवल करते हुए वो सेमी क्यूनोन के पास में आएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा क्यूनॉल में। किससे कन्वर्ट करेगा, वो क्यूनॉल में, यानी कि पूरी तरह से उसको रिड्यूस कर देगा और वो बन जाएगा क्यूनॉल, ठीक है। तो in second cycle the second electron fully reduced semi quinone at qi site into qb quinol। और इसके साथ ही दो प्रोटॉन जो होगा वो मैट्रिक्स से कहां चला जाएगा, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में चला जाएगा, है ना। तो अगला वाला अगर हम लोग स्टेप इसमें देखें, जो साइटोक्रोम यहाँ पे है, यहाँ पे साइटोक्रोम 4 सॉरी साइटोक्रोम C जो है वो कॉम्प्लेक्स 4 को जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम C जो है वो ट्रेवल किया यहाँ पे, और जब ट्रेवल करके कॉम्प्लेक्स 4 को दिया, तो उस कंडीशन में दो हाइड्रोजन आयन जो है वो चला गया इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स पहला जो कॉम्प्लेक्स है एंजाइम कॉम्प्लेक्स, वहां से 4 हाइड्रोजन निकल के आपका इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में जाएगा, और कॉम्प्लेक्स थर्ड से 4 हाइड्रोजन जो होगा या हाइड्रोजन या प्रोटॉन जो होगा वो मैट्रिक्स से चला जाएगा इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, और फिर कॉम्प्लेक्स 4 जो होगा वहां से 2 हाइड्रोजन आयन जाएगा, ठीक है। और यही हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स साइड से जो पंप हो रहा है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, यही बाद में जाकर के प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करेगा, जिससे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होगा, और वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा फिर एटीपी जनरेशन के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर देख लिया। क्यू साइकिल दो चलता है, दो हाफ में चलता है। फर्स्ट हाफ में एक इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस होकर के वो बनाएगा सेमी क्यूनोन, यानी क्यूनोन जो होगा या यूबिक क्यूनोन जो होगा वो सेमी क्यूनोन बनाएगा, और वो जो सेमी क्यूनोन होगा फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा क्यूनॉल में, ठीक है। आगे है साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C जो है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना, स्मॉल मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। और फिर ये क्या करता है, प्ले अ क्रिटिकल रोल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 to 4। अब ये क्यू साइकिल चल रहा था, उसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो साइटोक्रोम C के पास ही जा रहा था, और वो जो साइटोक्रोम C था वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा था कॉम्प्लेक्स 4 के साथ। It contains a heme group with an iron atom that can alternate between Fe plus and Fe plus 2 और Fe plus 3, यानी फेरस और फेरिक आयन में, ठीक है। It carries electron one at a time from cytochrome C1 to complex 4। वही काम ये करता है, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम C। आगे है कॉम्प्लेक्स 4। तो कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है वो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम C टू ऑक्सीजन, यानी कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है जिसको हम लोग साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कहते हैं, यह जो कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अल्टीमेटली ट्रांसफर करता है किसके पास, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। रिड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी वो O2 को फिर किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है।
और कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है पंप 2 प्रोटॉन्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन को भी ये क्या करता है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में पंप करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स, उसका फंक्शन क्या है और उसमें कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है वो NADH डिहाइड्रोजनेस, इसमें ये ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन करता है NADH से यूबिक्यूरोन के पास में, और इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो है FMN और FES क्लस्टर। जो कॉम्प्लेक्स सेकेंड है ये FADH2 से यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, और उसमें FAD और FES क्लस्टर ये दो प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसके। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ये क्या करता है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूबिक्विनोन टू साइटोक्रोम C, और इसमें हीम जो होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है और FES क्लस्टर होते हैं। हीम में आपका साइटोक्रोम B और C1 आ जाएगा। ठीक है, आगे है कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम C से ऑक्सीजन के पास। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो हीम A है, हीम A3 है, कॉपर के दो मॉलिक्यूल कॉपर A और कॉपर B है। ठीक है, तो ये है प्रोस्थेटिक ग्रुप इन एंजाइम कॉम्प्लेक्स के। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सिंपल अगर हम लोग देखा जाए स्टेप, तो यहाँ पे हम लोग फिर से देख सकते हैं, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, इधर इसके बाद में यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन होगा, ये है इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन पे ही सारा कुछ कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। ये हो गया उसका मैट्रिक्स साइड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ये मैट्रिक्स साइड होगा। जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होगा वह इलेक्ट्रॉन लेगा NADH से, और उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा यूबी क्यूनोन के पास या कोएंजाइम Q के पास, और उसके साथ ही वो 4 हाइड्रोजन आयन को इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में पंप करेगा, है ना। फिर इसके बाद में क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स 2 होगा, यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स 2, ये कॉम्प्लेक्स 2 जो है यहाँ पे FADH2 जो होता है, ठीक है, यहाँ पे FADH2 जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो पास करेगा यूबिक्यूरोन के पास में। फिर ये यूबिक्यूरोन से यूबिक्यूरोन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को पास करेगा किसके पास में, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास में। तो जो कॉम्प्लेक्स थर्ड होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम C को, और जब ऐसा करेगा वो तो उस कंडीशन में फिर 4 प्रोटॉन फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से वो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में पंप होगा। ठीक है, उसके बाद में साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और वहां पे भी 2 हाइड्रोजन आयन जो होगा मैट्रिक्स साइड से वो किधर चला जाएगा, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। और कॉम्प्लेक्स 4 जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा ऑक्सीजन के पास, जिससे कि H2O बनेगा। इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में जितना हाइड्रोजन आयन गया है उसी हाइड्रोजन आयन से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की एसिडिटी बढ़ेगी, और जिसके कारण से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा, और वो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा उसके कारण से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होगा, और वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण में जब हाइड्रोजन इस कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेस, कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेस से जब ये हाइड्रोजन मैट्रिक्स साइड में आएगा तो ATP का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पूरा चैनल है ये। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। आगे है ये सिंपल सा एक तो रिप्रेजेंटेशन है, इसमें देख लीजिए NADH से एक कॉम्प्लेक्स पहले के पास में NADH NAD प्लस में कन्वर्ट होकर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर वो कहां पे चला गया, यूबिक्यूरोन या क्यू एंजाइम से होकर के कॉम्प्लेक्स 3 के पास में गया। ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से होते हुए चला गया कॉम्प्लेक्स 4 के पास में, और वहां पे क्या H2O बना। ठीक है, ऑक्सीजन उसको एक्सेप्ट करके H2O बना लिया। तो कॉम्प्लेक्स पहले से 4 हाइड्रोजन, कॉम्प्लेक्स थर्ड से 4 हाइड्रोजन, और कॉम्प्लेक्स 4 से आपका क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पहला या फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से 4 हाइड्रोजन, कॉम्प्लेक्स थर्ड से भी 4 हाइड्रोजन, और कॉम्प्लेक्स 4 से 2 हाइड्रोजन NADH के केस में। और FADH2 के केस में क्या हो जाएगा, FADH2 के केस में कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कॉम्प्लेक्स 2 जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा क्यूनोन को, कोएंजाइम Q को, फिर ये चला जाएगा कॉम्प्लेक्स थर्ड को, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कॉम्प्लेक्स थर्ड को, फिर जब थर्ड को जाएगा तो 4 हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा इनर मेम्ब्रेनस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। इसके बाद में फिर वही साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। यानी ये NADH के लिए है और ये FADH2 के लिए, कि कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है किस कॉम्प्लेक्स से किधर की तरफ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज हो रहा है और कहां तक वो जा रहा है, NADH से निकल करके यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स 4, बीच में आपका आ जाएगा साइटोक्रोम C। ऐसे होकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो रहा है वो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हो रहा है, तो पहले NADH से इलेक्ट्रॉन निकला, फिर वो चला गया इलेक्ट्रॉन से यूबीक्यूनोन के पास, यूबीक्यूनोन से वो चला गया कॉम्प्लेक्स थर्ड को, किसको जाएगा वो, कॉम्प्लेक्स थर्ड को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स थर्ड से वो साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी से वो चला गया किसके पास, कॉम्प्लेक्स फोर, कॉम्प्लेक्स फोर से वो चला जाएगा किसके पास में, ऑक्सीजन के पास। और कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन FADH2 से होगा, और फिर वो यूबीक्यूनोन के पास जाएगा, फिर वो थर्ड को जाएगा, और उसके बाद में साइटोक्रोम सी को, फिर उसके बाद में फोर से ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, है ना। जो हम लोगों ने पिछला वाला जो स्ट्रक्चर देखा था ये, इसमें ये NADH के लिए है, कैसे कॉम्प्लेक्स वन यूबिक्यूनोन, कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम सी, फिर कॉम्प्लेक्स फोर, उसके बाद ऑक्सीजन के पास चला गया। और FADH2 के लिए कॉम्प्लेक्स टू होगा, फिर उसके बाद में वो चला जाएगा यूबिक्यूनोन के पास, फिर वहां से कॉम्प्लेक्स थर्ड से साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी से कॉम्प्लेक्स फोर, और वहां से फिर वो चला गया ऑक्सीजन के पास, H2O का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कौन कौन इनहिबिट करता है, ये जो हम लोगों ने देखा है, ये हम लोगों ने केवल कॉम्प्लेक्स फोर तक देखा है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन कैसे NADH या FADH2 से ट्रेवल करते हुए किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास चला गया, और H2O का फॉर्मेशन हुआ। अब ATP का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि एटीपी सिंथेसिस से हाइड्रोजन कैसे वो आपका वापस मैट्रिक्स साइड में आ रहा है और एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, तो उसको हम लोग एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एटीपी का सिंथेसिस कैसे हो रहा है, एटीपी सिंथेसिस कैसे काम कर रहा है, और उसके अलावा केमी ऑस्मोटिक थ्योरी क्या होता है, ठीक है। तो ये हम लोग एक इसका बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग उसको देखेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आज हम लोग केवल इतना ही देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इनहिबिटर्स, कौन इनहिबिट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, ठीक है। तो ये हम लोग को नाम याद रखना है। जैसे रोटिनोन है वो कॉम्प्लेक्स, जो पहला एंजाइम कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजिनेज, उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। NADH डिहाइड्रोजिनेज जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है उसको रोटिनोन जो होता है वो इनहिबिट करता है। इंसेक्टिसाइड और फिश पॉइजनिंग के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। इनहिबिट्स कॉम्प्लेक्स वन ब्लॉकिंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH टू यूबिक्विनोन या कोएंजाइम Q, यानी ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को ब्लॉक करता है पहले कॉम्प्लेक्स से कोएंजाइम Q या यूबिक्विनोन के पास ट्रांसफर होने के लिए, ठीक है। और फिश पॉइजनिंग में इसका और इंसेक्टिसाइड्स के रूप में इसका यूज किया जाता है रोटिनोन का। आगे है MPTP, 1 मेथिल 4 फिनाइल 1 2 3 6 टेट्राहाइड्रोपायरिडीन, ठीक है। ये MPTP जो है ये न्यूरोटॉक्सिन है, दैट ऑल्सो इनहिबिट्स कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को इनहिबिट करने का काम रोटिनोन भी करता है और MPTP भी करता है। MPTP और क्या करता है, लीडिंग टू द पार्किंसन डिजीज लाइक सिम्टम्स, ठीक है। तो पार्किंसन डिजीज टाइप का ये सिम्टम्स शो करता है। तो ये दोनों हम लोग याद रखेंगे। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो एंजाइम है या एंजाइम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है, इसको रोटिनोन और MPTP ये दोनों इनहिबिट करते हैं। कॉम्प्लेक्स टू जो है उसका इनहिबिटर कौन है, तो मेलोनेट है। यहाँ पे कंपिटिटिव इनहिबिशन चलता है, ठीक है। ये जो मेलोनेट होता है कंपीट्स विद सक्सिनेट फॉर बाइंडिंग टू कॉम्प्लेक्स सेकेंड इनहिबिटिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट एंड दस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो क्या होता है कि जो मेलोनेट होता है वो क्या करता है, सक्सिनेट के साथ में कंपिटिटिव इनहिबिशन शो करता है, ठीक है। इस तरीके से ये दूसरा वाला जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है इसको मेलोनेट इनहिबिट करता है, ठीक है, कंपिटिटिव इनहिबिशन के कारण। अगला है कॉम्प्लेक्स थर्ड इनहिबिटर। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड के जो इनहिबिटर है वो एंटीमाइसिन ए है। ये कॉम्प्लेक्स थर्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो एंटीमाइसिन ए इनहिबिट्स कॉम्प्लेक्स थर्ड बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूबिक्विनोल टू साइटोक्रोम सी, यानी ये यूबिक्विनोल से साइटोक्रोम सी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को क्या करता है, ब्लॉक करता है, ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स थर्ड को ब्लॉक करता है एक तरीके से, या कॉम्प्लेक्स थर्ड को इनहिबिट करता है। कौन करता है, तो एंटीमाइसिन। कॉम्प्लेक्स फोर के इनहिबिटर्स कौन है, तो साइनाइड हो गया, एजाइड हो गया, है ना। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी जो होता है ये इनहिबिटर्स होते हैं किसके, कॉम्प्लेक्स फोर के, है ना। इसमें क्या होता है कि साइनाइड जो होता है वो हीम A3 ग्रुप के साथ बाइंड कर जाता है, बाइंड्स टू द हीम A3 ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स फोर प्रिवेंटिंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन जाने से उसको ब्लॉक करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। यानी वो बाइंड कर जाएगा हीम A3 से, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फिर कॉम्प्लेक्स फोर से ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, ठीक है। और जिससे क्या होगा, हार्टिंग द फाइनल स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड एटीपी प्रोडक्शन, जिससे एटीपी का प्रोडक्शन कम हो जाता है या रुक जाता है। आगे है एजाइड इनहिबिट कॉम्प्लेक्स फोर बाय बाइंडिंग टू द कॉपर सेंटर प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन रिडक्शन, ऑक्सीजन रिडक्शन को ये प्रिवेंट करता है, कॉपर सेंटर से जाकर ये बाइंड करता है, कौन, एजाइड। ऐसे ही कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो भी कॉम्प्लेक्स फोर को इनहिबिट करता है, ठीक है। आगे है
अभी एटीपी सिंथेज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एटीपी सिंथेज के इनहिबिटर जो होता है वो ओलिगोमाइसिन है। ओलिगोमाइसिन ये एंटीबायोटिक है, ये क्या करता है, एटीपी सिंथेज को इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स एटीपी सिंथेज बाय ब्लॉकिंग प्रोटॉन फ्लो, ये प्रोटॉन फ्लो को ही क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है, थ्रू एफ ओ सब यूनिट, ठीक है, जिससे कि एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता है। यानी एटीपी सिंथेज जो होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का फ्लो होता है, और उस प्रोटॉन फ्लो को क्या करता है, यह ओलिगोमाइसिन उसको ब्लॉक कर देता है, और जब ब्लॉक कर देता है तो प्रोटॉन का फ्लो नहीं होगा, जिससे कि एटीपी की सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। आगे है अनकपलर्स, इसको भी हम लोग अलग से वीडियो में देखेंगे, और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अनकपलर्स जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को अलग अलग कर देते हैं, अनकपल कर देते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन अलग हो जाएगा और फॉस्फोरिलेशन अलग हो जाएगा, जिससे कि क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस नहीं हो पाती। इसमें होता क्या है, नाम हम लोग याद रखना है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल और एफसीसीपी कार्बोनिल कार्बोनिल साइनाइड पी ट्राइफ्लोरोमिथॉक्सी फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है, ये जो कंपाउंड है एफसीसीपी और डीएनपी, ये अनकपल कर देते हैं, ठीक है। दीज केमिकल अनकपल द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फ्रॉम एटीपी सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, दे अलाउ प्रोटॉन्स टू लीक अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यहाँ से प्रोटॉन का लीकेज होने लगता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, जिससे कि होता है कि डिसिपेटिंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट विदाउट जनरेटिंग एटीपी, इससे क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट डिसिपेट हो जाता है और एटीपी का जनरेशन नहीं होता है, ठीक है। कुछ आइनोफोर्स होते हैं जैसे वेलिनोमाइसिन है, यह भी अनकपलर का काम करते हैं, ठीक है, ये भी अनकपलिंग करते हैं, आइनोफोर्स वेलिनोमाइसिन, ठीक। तो ये कुछ हो गए इनहिबिटर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, है ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आज, और ये इसमें इसके इनहिबिटर्स, बाकी हम लोग कुछ और जो टॉपिक्स है उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू।